नमस्कार। आज 3 जून है, सोमवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को लीड की जगह दी है। भास्कर में अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनने की खबर को प्रमुखता दी गई है, जहां सिक्किम में एसकेएम की सरकार बन रही है। इसी तरह जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है, पाठक छुट्टी पर, सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग की कमान। प्रभात खबर के लिए 8 बजे से मतगणना वाली खबर जो है सबसे प्रमुख है, और ये उसमें बताया गया है कि 9 बजे तक पहला रुझान मिल सकता है। और हिंदुस्तान ने अपनी पहली खबर बनाई है 43 स्टेशनों पर मशीन से जनरल टिकट मिलने की खबर को। आइए देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। पहले चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की लगातार तीसरे बार बनने वाली सरकार के बारे में। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा ने 46 सीटें जीती। मतदान 50 सीटों पर ही हुआ। 19 अप्रैल को ये मतदान हुआ था, क्योंकि उससे पहले 10 बीजेपी के जो 10 उम्मीदवार थे वो निर्विरोध चुने गए थे। तो बाकी जो 50 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 46 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इस तरह मतदान के बाद जो सीटें जीती भाजपा ने वो 36 थी। निर्विरोध चुने जाने वालों में मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल हैं। अब चर्चा करते हैं सिक्किम विधानसभा के बारे में। वहाँ 32 सीटें हैं और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा या एसकेएम ने उन 32 सीटों में से 31 सीटें जीती हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग 2 सीटों पर जीते हैं। सिक्किम में भी 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। एसकेएम को दूसरी बार बहुमत मिला है। अरुणाचल प्रदेश की चर्चा एक बार फिर करते हैं। वहाँ बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 4% बढ़ा है, जबकि कांग्रेस का 11% घट गया। इतनी ज़बरदस्त कामयाबी के बावजूद शिक्षा मंत्री ताबा टेडीर 228 वोटों से हार गए। और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस 19 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसके बारे में जो खबर थी वो। अब जागरण की लीड की चर्चा करते हैं। के पाठक आप जानते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। वो 28 दिनों की छुट्टी उन्होंने मांग की थी और वो 28 दिनों की अर्न लीव पर चले गए। वो उनकी छुट्टी स्वीकृत कर दी गई और वो वहाँ छुट्टी पर चले गए। उनकी जगह पर कमान दी गई है डॉक्टर एस सिद्धार्थ को, जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं और कैबिनेट सेक्रेटरीट के अपर मुख्य सचिव भी हैं। के पाठक आज से जो उनकी छुट्टी शुरू हो रही है तो ये 30 जून तक वो छुट्टी पर रहेंगे। उनके बारे में ये भी बताया गया कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं, और चर्चा है कि छुट्टी में आने के कुछ ही दिनों के बाद वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे, यानी जुलाई में एक परमानेंट कोई नया जो है अपर मुख्य सचिव मिलेगा शिक्षा विभाग को, ऐसा लगता है। अब वोटों की गिनती के बारे में चर्चा करते हैं, जो प्रभात खबर की सबसे बड़ी खबर है। आपको पता है 7 चरण में लोकसभा का चुनाव हो चुका है और अब 4 जून को गिनती की तैयारी चल रही है। बिहार के सभी 38 जिलों में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। बताया गया कि 8 बजे से गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। 9 बजे से रुझान मिलने की उम्मीद है और 1:30-2 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी, यानी तब तक ये पता चल जाएगा कि किस सीट पर किसने या तो निर्णायक बढ़त ले ली है या जीत हासिल कर चुकी है। अब चर्चा करते हैं रेलवे के टिकट के बारे में कि अब रेलवे ने ये व्यवस्था की है कि आप रेलवे स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन से भी, जो ऑटोमेटिक मशीन होगी, उससे भी टिकट ले सकते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने इसे सबसे बड़ी खबर बनाई है। तो ये पूर्व मध्य रेलवे के 43 प्रमुख स्टेशनों पर ये व्यवस्था होगी और उसमें वहाँ पर इन 43 स्टेशनों पर 127 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है वो काम करेगी। ये मशीनें टिकट काउंटर के पास ही लगाई गई हैं। ये 24 घंटे काम करेंगी और इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा चुनने की सुविधा होगी। तो ये भीड़ से बचने के लिए
पूर्व मध्य रेलवे ने एक उपाय किया है। अभी 43 प्रमुख स्टेशनों पर जो है वो 127 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जहां आप पैसे डालें और आप टिकट ले सकते हैं। वहाँ से भीड़ में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। मतगणना से पहले भाजपा और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग की चौखट पर दस्तक दी है। इंडिया गठबंधन की मांग है कि पोस्टल बैलेट की गिनती हर हाल में पहले की जाए और ईवीएम की पोलिंग तिथि की जांच भी सभी एजेंट के सामने की जाए। यानी ईवीएम में जो वोटिंग का डेट है वो डेट क्या है, ये सभी पोलिंग एजेंट के सामने, जो काउंटिंग एजेंट हैं उनके सामने करने की मांग इंडिया गठबंधन की है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी सुरक्षा और नियमों के पालन की मांग की है। अब चर्चा करते हैं एग्जिट पोल के बारे में। इस खबर को हिंदुस्तान ने अलग से छापा है और बताया है कि कैसे एग्जिट पोल पर अलग अलग नेता अलग अलग राय दे रहे हैं। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एग्जिट पोल महीनों पहले तैयार किया गया था और ये जनमत को धोखा देने की कोशिश है। यानी जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है उससे वो मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये एग्जिट पोल पूरी तरह फर्जी है। और दूसरी तरफ भाजपा नेता हरदीप पुरी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो बता रहा है वो दरअसल मोदी की गारंटी पर भरोसा है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक और एनडीए 400 सीट से अधिक लाएगी। तो ये थी एग्जिट पोल पर अलग अलग नेताओं की राय। अब एक चर्चा करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद अब तक जो है वो 2 राज्यों की राजधानी था, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से अलग हटकर ही तेलंगाना का निर्माण हुआ था। तो 10 सालों का एक समझौता था कि 10 सालों तक हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। अब वो 10 साल पूरे हो गए हैं, तो ये चर्चा शुरू हो गई है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी किस जगह को बनाया जाएगा। इसमें 3 नामों की चर्चा है। एक अमरावती है, दूसरा विशाखापट्टनम है और तीसरा कुर्नूल है। ये तीनों को अलग अलग वजहों से भी राजधानी बनाया जा सकता है या तीनों में से किसी एक को राजधानी बनाया जा सकता है। एक चर्चा करते हैं अमित शाह के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ये आरोप लगाया था कि उन्होंने सभी डीएम को फ़ोन करके धमकी दी है। ये उनका आरोप है कि अमित शाह ने लगभग 150 डीएम को धमकी दी है, उनको फ़ोन किया है और ये जो है उनको एक तरह से उन्होंने कहा कि ये धमकी है। इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग इसकी शिकायत उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर की थी। इसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने उनसे इसका डिटेल मांगा है, यानी वो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं और किन जगहों के डीएम को फ़ोन किया गया है, इसकी जानकारी मांगी है। और देखना है कि इस पर निर्वाचन आयोग क्या कदम उठाएगा। क्या जयराम रमेश के शिकायत को गंभीरता से लेकर चुनाव आयोग और उस पर कोई कार्रवाई होगी, ये मामला आया गया हो जाएगा। और अंत में चर्चा करते हैं हाजीपुर के मालभोग केले के बारे में। हिंदुस्तान अखबार ने आज एक विशेष रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि वहाँ केले का जो उत्पादन है वो 75% तक कम हो गया है, यानी काफ़ी गिरावट आई है। वैशाली ज़िले में वैसे 50,000 हेक्टेयर पर केले की खेती होती है और इस रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी में एक जो फफूंद पाया जाता है उसकी वजह से केले के उत्पादन में भारी कमी आई है। जैसा मैंने पहले बताया, लगभग 75% जो है केले के उत्पादन में कमी आई है और इसी की वजह से वो केला, मालभोग केला मिलता भी कम है और इसकी कीमत भी ज़्यादा हो गई है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस 10 मिनट के कार्यक्रम में किन खबरों की उम्मीद रहती है, ताकि हम उसके हिसाब से अपने कार्यक्रम में तब्दीली ला सकें। आपसे अगले दिन के अखबारों की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।